फंक्शन से वापसी पर मैं चाय ना पीऊं मेरे जिस्म की, तुम्हें पता तो है कि जब तक थकावट नहीं खत्म होती। अरे बड़ी मेहरबानी। हाँ? बेटा वो मेहरबानी तेरी। अरे हाँ? फिदा मियाँ को खाना देकर आया था। अरे शाबाश। बिल्लू जी, घर आते साथ ही आया था। आज तूने बहुत काम किया, ये तेरा इनाम। हाँ? 500 रुपया मुझे वापस कर दे। हैं? चल जाके सो जा। अरे रख लेना, इनाम है। प्यारा बच्चा है बिल्लू। आया नहीं वो आप का मुंह बोला बेटा शादी में। अरे भाई वो प्लास्टर वगैरह उतरवाया है उसने, एहतियात कर रहा होगा। किधर है तुम्हारा सगा बेटा? अरे मेरा ये मुंह बोला बेटा तो बड़ा तुम्हें याद रहा है। वो भेजा था मैंने कि सबके हिसाब उसको कैश देकर पूरे करके आए। मासूम बच्चा मेरा बेचारा सारा दिन बहनों की शादी में काम करता रहा। रहने दे फराज जी, आपसे तो गिला ही बड़ा है। इसलिए जा नहीं रहे थे। और तुम्हें पता है कि अल्लाह फराज जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चियां। बोझ होता है मेरे सीने पे किसी का कुछ एक ही दिन अपने अपने घर के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। देना हो। मैंने कहा जाओ यार ये देख आओ ताकि मैं। वाकई सही कह रही हो तुम, बिल्कुल हल्का। मैं तो एक सुकून की नींद सोऊं ना, हल्का महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह पाक तेरा करोड़ वर्ष। मैं तो बड़े सुकून से सोऊंगी अब। अल्लाह उनको दुनिया जहाँ आए, मैं सोच रहा था आए कितना खुश होती हो। अल्लाह अकबर। डांस आए हाय हाय। दरवाजा खोलो। मैंने कहा क्या है? चलो तो बताओ। क्या क्या कहा है तुमने? हमाद ये क्लाइमैक्स सबके सामने होना चाहिए। तुम्हारा ये ना मैंने कहा हमाद छोड़ो। नहीं है मियां, कातिल है, कत्ल किया इसने। क्या अल्फाज पक रहे हो? अभी तो तुम ठीक ठाक अंदर गए थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाथ छोड़ो इसका। मैं भी आपके पागल बेटे को ये तो तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ सुनोगी। अब हमाद कुछ बताओगे कि हुआ क्या? हाथ छोड़ो इसका। क्या बता रहा हूँ अम्मी? हाथ छोड़ो इसका। सुना रहा हूँ आपको मैं कि आपकी दुल्हन क्या करती फिर रही है। ये कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और सुनाओ दोस्त, सुना है जॉब से भी निकाल दिया गया है तुम्हें? मोहल्ले में तू तू अलग हो रही है। कौन शादी करेगा? तुम्हें हमाद ने भी रिश्ता खत्म कर दिया है। चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना कि ये झूठ है। जाहिर सी बात है ये जो सब आंखें देख रही हैं, ये उन्हें दिखाया किसने? मैंने। ये सुने, अब ये सुने। तुम्हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड ईमान। फरासत अंकल और ईमान। फरासत में एंजॉय करो अब। बेटा नहीं। हम बैठ के बात कर। इसका बाप, इसकी माँ, इसका भाई। बेटा नहीं। क्या बात करेंगे? अब चाहती क्या है कि मैं इसको बीवी बनाऊं और हमेशा कह रही थी। अपने कानों से सुना है आपने अम्मी। हाथ रखो। डर नहीं लगता आपको? आपको नहीं पता? क्या कर रहे हो? जो तुमने अफ्तार के साथ किया था बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं यार ये तुम शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही।
अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है, साफ कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए। वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए, जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही। अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है, साफ कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए।
वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही। अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही, लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है। साफ कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए। वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही।
अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही, लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है, साफ कहती है कि वो यहां नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए। वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए, जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही। अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही, लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है, साफ कहती है कि वो यहां नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए।
वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए, जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही। अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही, लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है। साफ कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए। वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए, जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही।
अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है, साफ कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए। वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा होगी तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए, जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही। अपने ही घर में सब कुछ देखती रही लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है, साफ कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए।
वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही। अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही, लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है। साफ कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए। वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा नहीं है। शहर पसंद ड्रामे की आज की कड़ी में हालात और भी दर्दनाक मोड़ ले लेते हैं। मनाहिल की हालत देखकर दिल भारी हो जाता है। उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर एक बड़े गुनाह की साझेदार बनी रही।
अपने ही घर में सब कुछ होते देखती रही लेकिन चुप्पी साधे रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बनकर सामने खड़ी है। शुरुआत में वो वली से तलाक की गुहार लगाती है, साफ कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने मायके लौट जाना चाहती है। मगर वली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी सख्त चेतावनी देता है कि जब उसके माँ बाप उसे साथ ले जाने आते हैं तो वो जाने से इनकार कर देती है। उल्टा अपने माता पिता को ताने देती है कि उनके कर्मों की सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी और उन्हें अपनी बेटी की तबाही अपनी आंखों से देखनी होगी। फरासत साहब अभी भी सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। वो हफ्सा की मौत का इल्जाम भी उसी पर डाल देते हैं, उसे मानसिक रूप से बीमार ठहराते हैं। अपनी बेटियों के बिखरते जीवन से ज्यादा उन्हें अपनी झूठी इज्जत की चिंता सता रही है। ईमान की हालत भी तेजी से बिगड़ती दिखाई दे रही है। घर में जो कुछ हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह फरासत पहले हफ्सा को मानसिक रोगी कहते थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनकी अपनी बेटी उसी राह पर जाती दिख रही है। मनाहिल के लौट आने और उसकी टूटी हुई हालत देखने के बाद फरासत ईमान को बताते हैं कि उसने मायके जाने से इनकार कर दिया। वो वली को दोष देते हैं कि उसने जानबूझकर उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। बाप की बातें सुनकर ईमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीखती है कि कोई उन्हें इस तरह बर्बाद कैसे कर सकता है। उसकी बेकाबू आवाजें साफ इशारा कर रही हैं कि वो मानसिक संतुलन खोती जा रही है। रुबीना बेगम अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प उठती हैं, जबकि फरासत को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं मोहल्ले में बात न फैल जाए। वो घबराकर रुबीना से कहते हैं कि ईमान को कमरे में ले जाओ, अगर कॉलोनी में चर्चा हो गई तो सालों से बनाई हुई उनकी छवि मिट्टी में मिल जाएगी। इस पूरे संकट में भी फरासत की प्राथमिकता अपनी सामाजिक साख है, न कि बेटियों का दर्द। वो यही सोच रहे हैं कि दुनिया को क्या जवाब देना है और कैसे खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी ओर मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। उसे इस हाल में देखकर वली भी गुस्से से भर उठता है। वो उसके लिए चाय लाता है, लेकिन साथ ही ताना देता है कि मासूमियत का नाटक बंद करे। वो अपनी बहन की मौत के लिए मनाहिल को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो ये खून कभी माफ नहीं करेगा। जवाब में मनाहिल मान लेती है कि कभी कभी खामोशी भी अपराध में साझेदारी होती है और शायद उसे उसी खामोशी की सजा मिल रही है। फिर भी ये साफ झलकता है कि वली के दिल में मनाहिल के लिए मोहब्बत है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे तब वली की बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे खो न दे। संभव है कि वक्त के साथ मनाहिल को सजा देने की जिद में वली खुद थक जाए और आखिरकार झुक जाए। शायद तब तक फरासत को भी अपने कर्मों का एहसास हो जाए, जब एक बेटी मानसिक संतुलन खो चुकी है और दूसरी भी उसी कगार पर खड़ी है। अगर हालात और बिगड़े तो शायद वही हादसे दोहराए जाएं जो पहले हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल फरासत के रवैये में जरा भी नरमी या शर्मिंदगी नजर नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों का सच्चा पछतावा